बच्चे कौन से हैं, मैं जस्ट अपने लिस्ट में अगर देखना चाहूँ, इफ्रा इफ्रा एहसान, आप हमारे पास पहले आई हैं कभी? यस सर, मैं थी। अच्छा, आप वो वाली इफ्रा हैं, वो जो जी सेंट माइकल वाली? जी। अरे देखिए, मुझे याद है देखिए अभी तक। अच्छा, इफ्रा है। अच्छा, अनोशे कौन है? ये अनोशे भी, ये तो नई बच्ची है मेरे ख्याल है। अनोशे, आप न्यू स्टूडेंट है हमारे लिए। आप तो पहले, आपका हमारे साथ कोई क्लास इंटरेक्शन तो नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। अच्छा, आप लेवल 2 के लिए, यानी आप नवंबर में देने वाली हैं, या आप मई जून में देने वाली हैं, या आप अभी 10th ग्रेडर हैं? अभी मैं 10th 10th ग्रेडर होंगी। कौन से स्कूल से हैं आप फिजा? ओ सॉरी, अनोशे। कराची ग्रामर स्कूल। कराची ग्रामर स्कूल से। अच्छा, एक नाम मुझे और नजर आ रहा है, फिजा। फिजा मिर्जा, प्लीज कैन यू टॉक टू मी? फिजा मिर्जा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम फिजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक सर। कौन से स्कूल से हैं बेटा आप? मैं भी कराची ग्रामर स्कूल से। ओ ओ, कराची ग्रामर स्कूल। कराची ग्रामर स्कूल में क्लासेस कैसे हो रही हैं? हो रही हैं अभी नहीं हो रही हैं? सर हमारा ये 9th ग्रेड अभी खत्म हुआ है, 10th ग्रेड अगस्त से शुरू होगा। अगस्त से लंबा गैप है। आपने कहा कि टाइम वेस्ट ना करें और स्टार्ट करें, जी बहुत अच्छा बिल्कुल। डिसीजन लिया। अच्छा, एक नाम और मुझे नजर आ रहा है, जस्ट क्विकली मैं उनसे, तीसरा और आखिरी नाम में कोई रह जाए तो भाई बुरा नहीं मानना, बाकी नाम मुझे पुराने ही दिख रहे हैं। एक नाम कहाँ गया? अनाब, अनाब काशिफ। अस्सलाम वालेकुम अनाब, यस सर, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं अनाब? ठीक है। आप कौन से स्कूल से हैं बेटा? जी सर, मैं सिटी स्कूल दरअसल कैंपस से हूँ। सिटी स्कूल दरक्षा कैंपस। अच्छा, सिटी स्कूल की एक बड़ी प्यारी सी हिस्ट्री है हमारे साथ कि सिटी स्कूल का जो बच्चा हमारे पास आ गया है ना, वो A2 लेवल तक हमारे साथ ही रहता है। तो पता नहीं ये दुआ है कि बद्दुआ है, लेट्स सी क्या होता है आपके केस में। अच्छा, आप लेवल 1 की है, आई मीन 10th ग्रेडर है, या आप 2021 में मैं अपियर होने 11th वाली ग्रेड हैं? हूँ, मैंने मई जून में देना मई जून में देना है, ठीक है। अच्छा, कोई नया नाम मिस, उम्मीद है मैंने नहीं करना ही, एक वजीउद्दीन। वजीउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम वजीउद्दीन, कैसे हैं वजी? कौन से स्कूल से बेटा आप? सेंट पॉल। सेंट पॉल्स से हैं। वजीउद्दीन, आप 10th ग्रेडर हैं, या आप मई जून 2021 के लिए अपेयर होने वाले? 10th ग्रेडर। 10th ग्रेडर है। अच्छा, तो 2 एंट्रीज या 3 एंट्रीज 10th ग्रेडर्स है। अच्छा, बाकी जो नाम जिनसे मैं फेमिलियर हूं, मैं उनसे इंडिविजुअली बेटा बात नहीं कर रहा, नाराज मत हो जाइएगा, वैसे व्हाट्सएप पे अलग से बात कीजिएगा। अच्छा जी, चलें, मैं अपने सिलेबस के ओवरव्यू की तरफ आ जाता हूं डायरेक्टली। जैसा कि मैंने बेटा इनिशियली आपको कहा है कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, हम एक फिजिकल इंटरेक्शन में नहीं है, जहां पर शायद ज्यादा बेहतर आपको क्लियरली अंदाजा होता है कि मैं क्या आप तक डिलीवर करना चाह रहा हूँ, बट कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में इंशाल्लाह ताला आ जाए। ओके, नाउ देखो, केमिस्ट्री ओ लेवल, आई एम जस्ट कंसीडरिंग एवरीवन एज अ फ्रेश स्टूडेंट जिसको केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं मालूम है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर मैं थोड़ा सा उसमें डिवाइड करूंगा उन बच्चों के लिए जो 2021 जून में देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो कि 10th ग्रेडर हैं, जो कि अभी नहीं देंगे, और उनके लिए जो अक्टूबर नवंबर में भी कुछ हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जो अक्टूबर नवंबर में जो अभी आ रहा है 2020 का, उसमें रीअपेयर होंगे केमिस्ट्री के लिए। तो उन सब की स्ट्रेटेजीज आपको अलग अलग मैं वर्बली बता दूंगा। उम्मीद है आप अपने पास नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसने मेरे साथ कितनी क्लासेस देनी है। ओके, नाउ बेटा, ओ लेवल केमिस्ट्री 2021 का जो हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम स्टार्ट बिल्कुल बिगिनिंग से कर रहे हैं, सब एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास केमिस्ट्री के जो कैम्ब्रिज में एग्जामिनेशंस हैं, वो आपके पास है बेटा P1, P2 and P4. You all have to give these 3 examinations in your Cambridge at your Cambridge level. P1 आपके पास बेटा MCQ based पेपर है, MCQs. P2 आपके पास थ्योरी पेपर है, and P4 is alternative to practical, which means actually there is a P3, but for our region, जो हमारा पाकिस्तान का रीजन है, इसमें P3 का एग्जाम नहीं होता है, that is practical. उसके जगह पे we have an examination जो कि practical like होता है, but you don't have to actually perform it like a practical. उसकी theoretical ही जो है ना वो approach होती है, theoretically उसको attempt करना होता है। तो बेसिकली इन आवर केमिस्ट्री सिलेबस कैम्ब्रिज का जो हमारा है, वो 3 कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, जो बच्चे 10th ग्रेडर्स हैं, इनके स्कूल में भी जब जो आपको टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, तो इन्हीं 3 कंपोनेंट्स को टारगेट किया जाता है, और इसी एंगल पर, इसी जो है ना डायमेंशन पे चीजों को कवर कराया जाएगा। तो P1, P2, P4, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स जो आपको देने हैं एग्जाम में। नॉर्मली जो कैम्ब्रिज का टाइम टेबल आ रहा है पिछले लास्ट 3 ईयर से, उसमें आपका या तो P1 और P4 एक साथ होता है,
या फिर और P2 अलग से होता है, या फिर P2 P1 एक साथ होता है और P4 अलग से होता है। यानी नॉर्मली अब तक हम क्या देख रहे हैं कि कोई दो कंपोनेंट्स एट सेम डे पर आपको अपेयर होना होता है एग्जाम में, और किसी एक कंपोनेंट को अलग से जो है वो लिया जा रहा होता है। तो इसलिए बताना जरूरी है कि आपके पास टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। एंड डेफिनेटली जो इसी चीज को हम अपनी प्रिपरेशन में भी अप्लाई करेंगे कि जब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जाएंगे तो हम आपके जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसको हम मॉक सीरीज कहते हैं, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि एक सेम डे पर आप एटलीस्ट दो कंपोनेंट्स को सॉल्व करें ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस बने। P1, P2 और P4। अब लेट्स टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम। मार्क्स क्या है हमारे पास? MCQs का जो पेपर है बेटा, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स and you have to solve this paper in the duration of 1 hour. 40 marks का पेपर है, and this is the most important component of chemistry. Chemistry O levels ho, chemistry A levels ho, the only component which is going to make trouble for you is P1. I assure you कि अगर आप P1 में confident हैं, आपको P1 अच्छे से solve करना आता है, आपको P1 में डर नहीं लग रहा बल्कि P1 के लिए आप confident feel कर रहे हैं, तो it is guarantee from my side कि P2 and P4 इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, because P1 is the most difficult component जिसको approach करना मुश्किल है। because आप अभी तक क्या है, कैम्ब्रिज के लेवल पे पढ़ते हुए नहीं आ रहे हो, you were studying things at your school लेवल और स्कूल के स्टाइल में पढ़ रहे हो, बट यहाँ पर आकर एट योर कैम्ब्रिज लेवल 11 ग्रेडर के लिए खास तौर से सबका जो स्टाइल है वो यूनिफॉर्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न है in that particular section P1 which is MCQ based paper is the most difficult one to approach because यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं and बहुत तेजी के साथ रैपिडली मार्क्स लूज करते हैं। तो जिन लोगों को लग रहा है कि MCQ है, ऑप्शंस होंगे, इजी होता होगा, तो वो जब प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैम्ब्रिज में किस तरह के एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं तो उनका ये ख्याल तब्दील हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि फ्रॉम द डे वन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन एवरी टॉपिक इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे उसका P1 आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको P1 की अप्रोचेस अच्छे से बनानी है, किसी टॉपिक को के P1 को लूज नहीं करना है, बिकॉज P1 जब आप कर रहे होते हैं, MCQ जब आप कर रहे होते हैं, तो यू आर एक्चुअली गेटिंग एट दैट टाइम कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे अप्रोच कैसे करना है। जबकि जब आप P2 में आते हैं, थ्योरी में आते हैं, तो दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि P2 इज थ्योरी, जहां पर जो चीज आपको पढ़ाई जाती है एज इट इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। तो आपका P2 का जो अप्रोच है वो इजी इसलिए हो जाता है कि लेट्स सपोज हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ी है, तो examiner will ask you directly about the kinetic particle theory and you have to write kinetic particle theory. जबकि P1 के लिए he is going to ask the kinetic molecular theory in a manner जो आपको लगेगा ही नहीं रीड करके कि वो kinetic molecular theory पूछ रहा है। तो बहरहाल जो हमारी बेसिक डिस्कशन है, हर टॉपिक के अंदर I as a teacher always focus more on P1 so that my student should feel confident in P1. 1 घंटे का पेपर है, 40 मार्क्स इसके आपको मिलते हैं एंड मोस्ट डिफिकल्ट वन, अच्छे जो बच्चे हैं जो A स्टार्स लेते हैं, जो डिस्टिंक्शंस के लिए उम्मीदवार होते हैं, वो सारे बच्चे P1 में स्कोर अच्छा करते हैं। The good score in P1 from my side is going to be 36 plus. The student who scored 36 plus in P1 is a strong candidate for an A star or for a distinction. Distinction या A star अगर आप अपने लिए एम कर रहे हैं तो out of 40 your marks should be above 36. 36 जो है वो highest threshold है for high achievers. ठीक है जी। तो अगर आपका 40 में से स्कोर 36 प्लस, अगर आप लेट्स सपोज जब एंड ऑफ द सेशन पे आप जा रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फुल स्केल पेपर की एंड योर एवरेज स्कोर इन P1 इज अबव 36, इट मींस you are the strong candidate for a distinction or at least an A star. ठीक है जी। P2 के लिए आ जाते हैं बेटा। P2 का जो आपका पेपर है बेटा, that paper sometimes is of 60 marks, sometimes this paper is of 75 marks. ठीक है। तो पेपर टू पेपर, एयर टू एयर, द टोटल marks of P2 जो है ना वो वेरी कर रहे होते हैं। मिनिमम वी हैव सीन पेपर 2 of 60 marks and maximum of 75 marks. This paper consists of 2 sections, section A and section B. Section A beta, section A usually consists of one word answers or
1 और 2 लाइन स्टेटमेंट। इससे ज्यादा आपने जाना ही नहीं है इसके अंदर अगर मार्क्स स्कोर करने। सेक्शन ए इन योर थ्योरी पेपर, सेक्शन ए, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको एक वर्ड में आंसर करना होगा या फिर आपको 1 से 2 लाइन में आंसर करना होगा, नॉट मोर देन दैट। एंड सेक्शन बी जो होगा बेटा, इन सेक्शन बी यू विल सी दैट आपके पास मिनिमम 4 मार्क या मैक्सिमम 7 मार्क का भी क्वेश्चन होता है, वेयर यू हैव टू राइट आंसर इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ आंसर्स आपको जो है ना लिखना पड़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी आपको ज्यादा लिखनी पड़ती है। तो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में देयर इज नो चॉइस, 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं और सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। समटाइम्स 8 क्वेश्चंस भी आते हैं और सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, नो चॉइस, यहाँ सारे अटेम्प्ट करने। सेक्शन बी के अंदर यू यूजुअली हैव चॉइस ऑफ 1 क्वेश्चन। बेसिकली आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी। समटाइम्स यू सी के 2 क्वेश्चंस हैं और कोई एक करना है, और समटाइम्स यू सी के 3 क्वेश्चन है और अगेन कोई एक छोड़ना है, यानी 2 करने। तो आपको 1 चॉइस इज गिवन ऑलवेज इन योर सेक्शन बी। ठीक है जी। as far as comparison is concerned between P1, P2 and P4, P2 is the most easy component of chemistry. P2 is the most easy component. P2 बेटा उनके लिए difficult होगा जिन्होंने पढ़ा नहीं है। If you are studying chemistry from day 1, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, तो obviously P2 is never going to be a problem, क्योंकि P2 में जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि the examiner asks you simple things as it is, जो concept है वो as it is पूछा जाता है and you can just answer it अगर आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आप नहीं कर सकते। तो जो बच्चे डे 1 से पढ़ रहे होते हैं, रेगुलर इन देयर स्टडीज होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, उनके लिए P2 इज नेवर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला। देन कम्स टू द P4। P4 बड़ा मजेदार कंपोनेंट है, खास तौर पे जिन बच्चों ने मेरे साथ किया हुआ है P4 वो जानते हैं बेटा। आई जस्ट कैन से दिस पेपर इज अ बोनस, दिस पेपर इज कंप्लीट बोनस। माय स्टूडेंट्स इन ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो बच्चे ए लेकर आते हैं, दे स्कोर फुल मार्क्स इन पेपर 4, फुल मार्क्स। ये आपका पेपर फुल मार्क्स का है बेटा, एक सिंगल मार्क नहीं कटता आपका, एक सिंगल। पेपर के टोटल मार्क्स कितने होते हैं, यहाँ पर भी टोटल मार्क्स जो हमें नजर आते हैं पेपर के, वो 40 to 45 मार्क्स होते हैं। 40 to 45 मार्क्स का पेपर हमें नजर आ रहा होता है, और यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि हमारा कोई एक मार्क भी नहीं कटता। अच्छा, कुछ सालों से ये पेपर 75 मार्क का भी आ रहा है, यानी पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है। जो पहले मुश्किल पेपर आया करते थे उसमें क्वेश्चंस कम होते थे, 4 to 5 क्वेश्चंस होते थे, और उसके बाद 2007 के ऑनवर्ड्स जो पेपर आ रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। बहरहाल क्वेश्चन चाहे टोटल पेपर चाहे 40 to 45 मार्क्स में रेंज करे या पेपर 75 मार्क्स का लेंथी पेपर हो, इन बोथ द केसेस द स्टाइल ऑफ P4 इज सच कि आप उसमें अगर स्मार्टली तैयारी करके जा रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी द फुल मार्क पेपर। ये बच्चे जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, दे नो कि जो बच्चे पूरे साल डफर रहते हैं, पूरे साल कुछ नहीं करते, P4 उनका भी अच्छा हो जाता है। यानी अगर आपने P4 हमारे साथ पढ़ा हो तो आपका P4 ऑटोमेटिकली अच्छा इसलिए हो जाएगा कि हम P4 को जब कर रहे होते हैं तो यू गेट दिस रियलाइजेशन कि ये तो देखने में डिफिकल्ट है, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। फिर मजे की बात ये है कि P4 में जो लर्निंग पार्ट है वो बहुत ही मिनिमल है, लर्निंग पार्ट बिल्कुल मिनिमल है। यानी आप लर्निंग जो है ना 2 to 5% की लर्निंग है आपकी, बाकी सारा आपका प्रैक्टिस बेस्ड पार्ट है। तो जो नॉर्मली जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ये लर्निंग से भाग रहे होते हैं, इनको लर्निंग नहीं करना होती, लर्निंग के लिए लर्निंग से जान जा रही होती है, इनकी मौत आ रही होती है इनको लर्निंग के नाम से। तो फिर वो बच्चे भी क्या करते हैं कि प्रैक्टिस में इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि इसमें लर्निंग नहीं करनी होती। लेकिन याद रखिएगा बेटा, अगर आपने सिर्फ P4 अच्छा किया है और P1 P2 अच्छा नहीं किया है तो ऑब्वियसली आपके लिए ओवरऑल ग्रेड खराब ही हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि आप अनग्रेडेड रह जाएं। तो इसलिए जरूरी है कि तीनों कंपोनेंट्स में मेहनत की जाए। आई अर्ज यू गाइस कि जब P4 तो मैं लेट स्टार्ट करता हूँ, नॉर्मली P4 डे 1 से हम स्टार्ट नहीं करते। P4 जो है नॉर्मली हमारा जनवरी में स्टार्ट होता है उन बच्चों के लिए जो कि मई जून में अपेयर हो रहे हैं, ठीक है जी। और एक मंथ के अंदर यानी जनवरी से लेकर फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर हम P4 को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस वक्त तक जब P4 मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ तब तक मैं P4 की बात नहीं करूंगा, वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट P1 एंड P2। और इसीलिए जब हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी प्रैक्टिस भी P1 और P2 से रिलेट करके ही करेंगे। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था आपको देने के लिए बेटा। केमिस्ट्री में कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन में बैठ के आपने 3 पेपर्स देने, P1, P2 एंड P4।
P1 will be the MCQ paper and it is the paper जहां आपने अपने आप को चेक करना है। अगर आप P1 में इंप्रूव करेंगे, आप पूरी केमिस्ट्री में इंप्रूव करेंगे। अगर आप P2 में इंप्रूव करेंगे, डेफिनेटली P1 में इंप्रूव करने के चांसेस ज्यादा होंगे। बट P1 में चूंकि गेम आ जाता है कॉन्सेप्ट प्लस अप्रोच, कॉन्सेप्ट प्लस अप्रोच। अगर कॉन्सेप्ट है, अप्रोच नहीं आई है, तो P1 में आप स्ट्रगल करेंगे। और अप्रोच आ गई है अगर P1 में, तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट आया होगा जब भी अप्रोच आई है। दैट इज व्हाई P2 ऑटोमेटिकली बिकम्स इजियर। तो ये बेसिक जो मेरा एम था ये समझाने का, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल ही याद नहीं है या बिल्कुल पता नहीं है कि केमिस्ट्री का एग्जाम कैसे होगा। अब थोड़ी सी मैं 1 मिनट की बात कर लूं जो हमारे 10th ग्रेडर्स हैं। बेटा 10th ग्रेडर जो आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो, मेरे साथ अगर आपने कंटिन्यू करना हो तो जिस तरह से हम सिलेबस लेके चलते हैं, तो आपके स्कूल के अंदर डेफिनेटली अभी लेट स्टार्ट होगा, तो इनिशियली चैप्टर्स आप हमारे साथ पढ़ लोगे, उसकी प्रैक्टिस भी कैम्ब्रिज के लेवल पे आप जाके कर लोगे, इंशाल्लाह आपको उसमें बड़ा फायदा होगा। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि मेरे टॉपिक्स आगे चले गए हैं और आपके स्कूल में जो सिलेबस है इस ईयर में वो यहीं पर खत्म हो रहा है, तो आप बस उतने ही पार्ट को मेरे साथ रिवाइज कर लेना और उसके बाद हमें डिसकंटिन्यू कर देना। ये मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि मैं हमेशा हर साल कहता हूँ कि मेरे साथ जो 10th ग्रेडर्स हैं उनको पूरे साल कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। जनवरी के अंदर, जनवरी एंड पर मैक्सिमम चाहे तो वो छोड़ सकते हैं, उससे जल्दी चाहे तब भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बट आइडियली अगर जनवरी के एंड तक आप पढ़ें और फिर फरवरी से आप अपने जो पेपर्स आप दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं जिन सब्जेक्ट्स के, उनके ऊपर फोकस करें और मेरे साथ डिसकंटिन्यू कर दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश ये करें कि जितना पढ़ें आप अच्छे से पढ़ें। अगर आपने मेरे साथ 12 टॉपिक्स पढ़े तो 12 टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हो, ठीक है। बाद इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो एंड तक हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं मना किसी को भी नहीं करूंगा, बट डे 1 पे आपको ये बता दूं कि आप चाहें तो 10th ग्रेडर्स जो बच्चे हैं वो अपने टॉपिक्स उनके कवर हो जाते हैं दिसंबर के एंड तक या जनवरी के अंदर, तो वो चाहे तो जनवरी के बाद डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी जो मई जून वाले हैं ऑब्वियसली अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको टिल द एंड ही कंटिन्यू करना है, ठीक है जी। ये तो हो गई पेपर के कंपोनेंट के हवाले से बात। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले ताकि फिर मैं आगे बात चलाऊं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, आप किसी को कोई बात कहनी है अबाउट द पेपर, डिवीजन, कंपोनेंट्स, टाइमिंग्स वगैरह वगैरह? हेलो, यस सर। किसी को कोई बात तो नहीं कहनी? सबको क्लियर है ये बात? जी सर। जी जी सर वेटिंग रूम में कोई वेट कर रहा है। जी जी, मैंने एडमिट कर लिया। बेटा मैं आगे बढ़ूं, कोई इशू तो नहीं है? यस सर। नो सर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस फर्स्ट। अच्छा, कुछ चीजें चूंकि हम फिजिकल इंटरेक्शन में, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं है, तो कुछ चीजें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी ताकि हम इंटरैक्टिव बना सकें इस सेशन को और आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है। तो सबसे पहले ये मैं पहले नहीं करता था, पहले वर्बली बता देता था, बट इंशाल्लाह इन दिस सेशन मैं खुद इसको रिटन में करवा रहा हूँ ताकि आपके पास, सबके पास आ जाए। बेटा केमिस्ट्री के सिलेबस को कैम्ब्रिज के लिहाज से जब हम डिवाइड करते हैं तो टोटल हमारे पास 17 टॉपिक्स हैं। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरे पास पढ़ रहे हो, आप कहीं और पढ़ रहे हो, आपके पास प्लान क्लियर कट होना चाहिए। हाउ मेनी टॉपिक्स इन केमिस्ट्री सिलेबस जो हमने कवर करने बेटा? 17 टॉपिक्स हैं और 17 टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास आपकी नोटबुक में पहले पेज पर होनी चाहिए। आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो, ये मैं टॉपिक्स कह रहा हूँ, चैप्टर्स नहीं कह रहा हूँ। आप प्रेसकॉट पढ़ रहे होंगे, आप केमिस्ट्री मैटर्स पढ़ रहे हैं, वो इट डजंट मैटर। टॉपिक्स जो कैम्ब्रिज के हैं in your O levels which you have to cover are 17 topics। तो आज day 1 पर आपकी नोटबुक के पहले पेज पर आप ये 17 टॉपिक्स लिखेंगे ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें whether you are studying in school और in tuitions कि भाई ये टॉपिक्स कितने कवर करा दिए गए हैं और कितने रह गए हैं। तो डे 1 पे आपके पास जिस तरह बुक में इंडेक्स होता है, आप अपने पास ये 17 टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे, मेरे साथ शुरू करेंगे। टॉपिक नंबर 1 लिखेंगे बेटा अपने पास, प्लीज। मैं आप लोगों को देख नहीं सकता, आई ट्रस्ट यू कि आप लिख रहे हो, ठीक है। देव नोटबुक पे, अपनी जो नोटबुक है उस पे आप टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे। ये मैं फिर बता दूं, ये चैप्टर लिस्ट नहीं है। चैप्टर में आप डिवाइड करेंगे तो एक एक टॉपिक पे मल्टीपल चैप्टर्स निकल के आएंगे। तो टॉपिकली आपको 17 टॉपिक्स कैम्ब्रिज ने कवर कराने हैं आपके एग्जाम से पहले। तो 17 टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे। नंबर 1 काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। नंबर 1 काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। सब के सब लिखते हुए नजर आए बेटा, शाबाश। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी।
kinetic particle theory. Number two, atomic structure. Number two, atomic structure. Atomic structure. Number three, chemical bonding. Chemical bonding. अच्छा, मैं ये इसी सीक्वेंस में लिखा रहा हूं जिस सीक्वेंस में हम आपको कराएंगे, ठीक है जी? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं सिर्फ ओरली बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा। जिसका रह जाए प्लीज मुझे इंटरप्ट करके पूछ ले। नंबर टू, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नंबर थ्री, केमिकल बॉन्डिंग। नंबर फोर, experimental techniques. Experimental techniques. Number five, periodic table. Number five, the periodic table. कोई मिस तो नहीं कर रहा है? कोई बच्चा सब लिख रहे हो? Yes, sir. लिख रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, देन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, देन द पीरियोडिक टेबल, देन नंबर नेक्स्ट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। बल्कि पीरियोडिक टेबल से पहले लिख लीजिएगा इसको, पीरियोडिक टेबल से पहले इसको लिख लीजिएगा, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर ओ लेवल केमिस्ट्री, मोल्स, मोल्स एंड स्टेशियोमेट्री। मोल्स एंड स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री की स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं यहां पर। क्या है? मोल्स एंड स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री की स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। मोल्स एंड स्टेशियोमेट्री। कितने हो गए बेटे टॉपिक्स? 7 हो गए। मोल्स एंड स्टेशियोमेट्री के बाद आ जाता है बेटा रेट्स ऑफ रिएक्शन। रेट्स ऑफ रिएक्शन। रेट्स ऑफ रिएक्शंस। फिर आ जाता है बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस। रेट्स ऑफ रिएक्शंस, फिर है रिवर्सिबल रिएक्शंस, फिर है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रेट्स ऑफ रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, and then we have redox reactions. Then we have chemical energetics. Chemical energetics. Chemical energetics. Chemical energetics. Then we have metals. Metals. Chemical energetics, and उसके बाद हमारे पास है metals. वेटिंग रूम में कोई है। अच्छा, केमिकल एनर्जेटिक्स, उसके बाद हमारे पास है बेटा मेटल्स। मेटल्स लिख लिया? Please, sir. then we have बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। मेटल्स के बाद है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। सर क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं, अगर किसी को कोई सुनने में मसला है या लिखने में मसला है तो मुझे बता दें, मैं वो वर्ड लिख दूंगा। इलेक्ट्रोलिसिस। देन वी हैव एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। But then we will have
The next topic, air and atmosphere. Air and atmosphere. Air and atmosphere. Air and atmosphere. And then we have organic chemistry. Organic chemistry. Organic chemistry. कितने हो गए? 16. The last topic, macromolecules. 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 बेटा these are the 17 topics. फिर मैं बता दूं ये टॉपिक्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर फिर 4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसी तरह जो आपके पास सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन है उसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो टॉपिक्स कैम्ब्रिज कहता है कि आपने कवर करने, बच्चे को अच्छे से आने चाहिए, वो ये 17 है। अब इसमें अपने पास मार्क कीजिएगा कि वो कौन से टॉपिक है जिनके अंदर, जिसकी वजह से ओ लेवल केमिस्ट्री बच्चों को मुश्किल लग रही है। वो कौन से टॉपिक्स हैं, ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का जो एम है वो इज बेटा कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं, आप ज्यादा जो है ना वो अपनी जो तवज्जो है, अपनी जो अटेंशन है वो उस चैप्टर में डालें, उस टॉपिक में डालें, क्योंकि दैट इज द चैप्टर जहां जो हम मार्क करा रहे हैं आपको कि वही चैप्टर है जिससे आपकी केमिस्ट्री आसान हो रही है या मुश्किल हो रही है। जो कह रहे हैं केमिस्ट्री आसान थी ओ लेवल्स की, उसका मतलब है उनको वो चैप्टर्स आते हैं। जो कह रहे हैं मुश्किल है, इसका मतलब है उनको वो नहीं आते। तो बेसिकली केमिस्ट्री का जो इजी और डिफिकल्ट पार्ट है वो सारा उसी पर बेस करता है। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर जिसको आपने ज्यादा अटेंशन देनी है, ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग को अपने पास मार्क कीजिएगा। दूसरा टॉपिक आ जाता है मोल्स। मोल्स। तीसरा टॉपिक आ जाता है मेरे बच्चे एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। चौथा टॉपिक आ जाता है बेटे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। फिफ्थ टॉपिक जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर पढ़ना है हमने, वो है रेट्स ऑफ रिएक्शन। रेट्स ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैक्रोमोलिक्यूल्स, दोनों को सर्कल करेंगे, दोनों को मार्क करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, तो ये वो टॉपिक्स हैं। जब हम इन टॉपिक से पहुंचेंगे तो आपके पास डे 1 पे ये नॉलेज आ चुकी है कि दीज टॉपिक्स आर डिमांडिंग मोर फ्रॉम यू गाइस। अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, इसको जमा किया या इसकी प्रैक्टिस साथ साथ नहीं की, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन योर एग्जामिनेशंस, क्योंकि ये एग्जाम में भी ज्यादा आते हैं और इनकी अप्रोचेस भी डिफिकल्ट हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यहां तक बात समझ में आ गई? हमारे पास सिलेबस के कंटेंट आ गए। वी आर गोइंग टू बिगिन आवर सिलेबस फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। आप अपने पास हेडिंग बना लेंगे, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। एवरीवन प्लीज, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक बेटा काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से। सबने हेडिंग डाल दी है बेटा काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की? यस सर। अच्छा, मीटिंग जो है ना वो 40 मिनट्स की ड्यूरेशन के बाद मेरे पास ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। मेरे ख्याल है 5 to 6 मिनट्स रह गए, तो आई एम एंडिंग द मीटिंग एंड रिकॉलिंग द मीटिंग, सेंडिंग यू द लिंक ऑन द ग्रुप अगेन। दोबारा से लिंक को ओपन करके क्लास को ज्वाइन करें ताकि हम टॉपिक को स्टार्ट करें।